हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी आपके विद्युत से संबंधित है, क्या है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, वो कोई प्रतिरोध किसी परिपथ में जुड़ा होता है तो किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो दो विधियां होती हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। पहली होती है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पे पहला जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन जिस बोलते हैं इन सीरीज, है ना। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, जैसे हम यहाँ पे एक परिपथ बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक परिपथ बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या एक बैटरी लगाई। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल, कई सेलों का जो संयोजन होता है उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रतिरोधों को लगाया है। यहाँ पे एक प्रतिरोध हमने लगा लिया। यहाँ पे प्रतिरोधों को के क्रम को श्रेणी क्रम में करना है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे श्रेणी क्रम, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिएगा कुंजी के लगी हुई है, ये कुंजी के है, स्विच जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये धारा यहाँ से जा रही है, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। श्रेणी क्रम संयोजन माना परिपथ में R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। R1 के मध्य, जैसे हमारा ये R1 प्रतिरोध हो गया, ये R2 प्रतिरोध हो गया, ये R3 हो गया। हम जानते हैं जब श्रेणी क्रम में हमारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो इसमें जो धारा का मान होता है, वो धारा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। धारा समान में बहेगी, सभी में समान धारा का प्रवाह होगा। लेकिन जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? वो अलग अलग होता है। R1 में V1 विभवांतर है, इसमें V2 है और इसमें V3। कारण क्या होता है? जो हमारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिएगा एक सिरा ये R1 जो है A और B सिरे के द्वारा जुड़े, लेकिन जो R2 है वो A1 के R1 के B सिरे से जुड़ा है, इसका एक सिरा। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं इनके सिरे बदले हुए हैं, सिरा चेंज है ना, सिरे जो पॉइंट है वहाँ पे वो चेंज है। एक ही प्रतिरोध जो है एक ही सिरे से नहीं जुड़े हैं, अलग अलग सिरों से जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पे जो विभवांतर का मान होगा वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। संयोजित है तथा परिपथ में R1, R2 व R3 का विभवांतर क्रमशः V1, V2 व 3 है तथा परिपथ, ठीक है। और परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार क्या होता है? V बराबर IR होता है, IR। तो यहाँ पे V बराबर IR, तो यहाँ पे R1 प्रतिरोध V बराबर IR हो गया, है ना। तो यहाँ पे V, जैसे V बराबर IR हो गया, ठीक है। तो R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रवाहित विभवांतर निकल गया, प्रवाहित विभवांतर या R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? ठीक है। तो V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर I R1 R2
प्रतिरोध का विभवांतर R2 प्रतिरोध का विभवांतर, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, VIR2 है ना, V बराबर V2 बराबर IR2। R3 प्रतिरोध का विभवांतर V3 बराबर हो जाएगा IR3 है ना। और यहाँ पे परिपथ का कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर परिपथ का नेट जो विभवांतर होगा V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, V1 V2 और V3 का मान रख लेते हैं। तो V बराबर V1 का मान है IR1, V2 का मान है IR2 और V3 का मान है IR3 है ना। अब V बराबर क्या होता है, IR होता है, IR बराबर IR1, I कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3 है ना। I से I क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3 है ना। तो ये हमारा आ गया श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का एक सूत्र हो गया, उसका एक सूत्र हो गया, ठीक है, सूत्र का निगमन हो गया। अतः परिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। इस प्रकार जैसे आप हमने 3 प्रतिरोधों को लिया था, लेकिन आप बहुत सारे कितने भी आप प्रतिरोधों को लो, पर ये क्या होना चाहिए, श्रेणी क्रम में जुड़े हो। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हमने 3 प्रतिरोधों को लिया और उसके आधार पे हमने परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात किया, जब किस क्रम में जुड़े थे, श्रेणी क्रम में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे डेरिवेशंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और जिनके आधार पे इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है और जो है आंकिक प्रश्नों को हल किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की दूसरी जो संयोजन की विधि है, जिसको हम बोलते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम को कभी कभी क्या पार्श्व क्रम भी बोल दिया जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन, यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके लिए परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध के लिए एक परिपथ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी और यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ पे हम एक परिपथ तैयार कर लेते हैं जिसमें हमने प्रतिरोधों को किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ रखा। ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारी बैटरी है और यहाँ पे हम एक कुंजी लगा देते हैं, कुंजी जिसको स्विच बोलते हैं, और यहाँ इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, आई धारा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा R1 प्रतिरोध हो गया, ये हमारा R2 प्रतिरोध हो गया और ये हमारा R3 प्रतिरोध हो गया। 3 प्रतिरोधों को हमने परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इन तीनों प्रतिरोधों का जो जुड़ाव है, जो जुड़े हुए हैं वो तीनों क्या है, तीनों प्रतिरोध एक सिरे से इधर जुड़ा, एक सिरे से, दोनों सिरे जो हैं तीनों प्रतिरोधों के जो दोनों सिरे हैं वो तीनों एक ही सिरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो विभव का मान रहेगा, जो विभवांतर रहेगा दोनों सिरों के बीच का, जो विभवांतर रहेगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन जो धारा का मार्ग है वो 3 मार्ग है, 3 रूप में धारा का जो है वो बट जाएगी,
माना इसमें धारा हमारी कौन सी जा रही है, इसमें धारा हमारी I1 धारा जा रही है, I1 धारा का प्रवाह हो रहा है, इसमें I2 धारा का प्रवाह हो रहा है, और इसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो I3 है ना। यहाँ पे 3 रूट है, धारा का मान यहाँ पे धारा जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमको समांतर क्रम में ऐसा होता है, हमको ध्यान रखना है। तो माना परिपथ में R1, R2 व R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े R1, R2 व R3 में धारा क्रमशः I1, I2 व I3। ठीक है, परिपथ का विभवांतर, परिपथ का विभवांतर V हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR, या I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V अपान R होगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R होगा। तो यहाँ पे R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार R2 प्रतिरोध, इसी प्रकार R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा I2 बराबर हो जाएगा V अपान R2 हो जाएगा। R3 प्रतिरोध में, R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं परिपथ में की कुल धारा, परिपथ में कुल धारा, कुल धारा I हो तो कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 और प्लस I3 है ना। तो यहाँ पे I1 का मान क्या है, V अपान R1 है, I2 का मान क्या है, V अपान R2 है, और I3 का मान क्या है, V अपान R3 है ना। अब यहाँ पे I बराबर क्या होता है, I बराबर V अपान R होता है, और I बराबर V अपान R। यहाँ पे क्या करते हैं, V को हम कॉमन लें, है ना, अंश में V है तो 1 अपान R1 बचेगा, प्लस 1 अपान R2 बचेगा, प्लस 1 अपान R3 है ना। V से और V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 है ना। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का ये हमारा जो है सूत्र आ गया। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः परिपथ का परिणामी का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जो परिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, बराबर होता है ना।
पुनः इस प्रकार हमने जो है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन हो गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।